तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं टॉपिक डायरेक्टली डिस्कस करेंगे। देखिए, एमडीसी पॉलिटिकल साइंस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और एक चीज़ मैं शुरू करने से पहले बता देता हूँ, एमडीसी का पेपर, ठीक है, एमडीसी का जो पेपर होता है सेमेस्टर 1 हो चाहे 2 हो या 3 हो, तीनों में सेम रहता है, ठीक है। और एमडीसी का पेपर हर बार आपका चेंज होता है। सेमेस्टर 1 में जो रहेगा वो आप सेमेस्टर 2 में नहीं रख पाएंगे, सेमेस्टर 2 में जो रहेगा वो 3 में नहीं रख पाएंगे, और 3 में जो रहेगा वो आप मतलब हर बार चेंज होगा। और 3 ही सेमेस्टर तक ये होता है एमडीसी, ठीक है, 1 2 3, उसके बाद नहीं होता है। तो एमडीसी का पेपर सेमेस्टर 1 का हो चाहे 2 का हो चाहे 3 का हो, सब का सेम है, ठीक है। और इसमें हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। जिसका भी पढ़ रहा है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में ये काम देगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है सेमेस्टर 3। इससे मत याद रखिएगा कि ये सेमेस्टर 3 का ही काम देगा, नहीं। एमडीसी का पेपर सेमेस्टर 1 का हो चाहे 2 का हो चाहे 3 का हो, सभी के काम देगा, ठीक है। सिलेबस एक ही रहता है। और देखते हैं 22-26 सेशन में पूछा गया, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी SKMU दुमका यूनिवर्सिटी, झारखंड का एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वहाँ का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। फुल मार्क्स 75, टाइमिंग जो है 3 आवर, और पास करने के लिए 30 नंबर लाना होता है इसमें। चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जहाँ पे आपको 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया था कि किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, ठीक है। जो लोग इंग्लिश में आंसर करना चाहते हैं वो लोग इंग्लिश में कर सकते हैं, जो लोग हिंदी में करना चाहते हैं वो हिंदी में कर सकते हैं, दोनों में आंसर दे सकते हैं आप, ठीक है। हु सेड पॉलिटिकल साइंस बीइंग एंड विथ द स्टेट, तो यह किसने कहा था कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से। दोस्तों, इसका नाम है डॉक्टर गार्डनर, ठीक है। गार्डनर ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस जो है राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत दोनों ही राज्य से ही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बी नंबर क्वेश्चन, राज्य के कितने प्रमुख तत्व हैं, ठीक है। हाउ मैनी एलिमेंट डज अ स्टेट हैव। तो देखिए, एक राज्य के जो प्रमुख तत्व होते हैं वह 4 होते हैं। मतलब किसी भी राज्य को बनने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से? अरे यार, बूढ़ी सब बैठ लेती है एक जगह और काहे कचर करने लगती है, ठीक है। और मेरा घर के सामने ही बैठती हैं, क्या बताएं आपको, मजबूरी। चलिए, तो राज्य के 4 तत्व होते हैं, यानी कि किसी भी राज्य को बनने के लिए 4 प्रमुख तत्वों की जो आवश्यकता होती है। पहला है कि जनसंख्या होना चाहिए, पॉपुलेशन, ठीक है। विदाउट पॉपुलेशन आप राज्य कैसे बनाइएगा किसी क्षेत्र को। दूसरा, आपके पास जगह होना चाहिए, यानी कि एरिया, ठीक है, जिसको हम लोग भूखंड बोलेंगे और इंग्लिश में एरिया बोलेंगे, ठीक है। यानी कि क्षेत्रफल या भूखंड होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। तीसरी, गवर्नमेंट होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। और चौथा जो है वह क्या होना चाहिए, तीसरी सरकार, और चौथा है संप्रभुता, यानी कि उन लोगों में एकता होनी चाहिए। वो आपस में एक रहेंगे ही नहीं तो राज्य कैसे बनेगा। कोई बोलेगा नहीं हम नहीं रहेंगे इसमें, ठीक है। तो संप्रभुता भी होनी चाहिए, सॉवरेनिटी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। अगला है हमारा, लोकतंत्र को जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन के रूप में किसे प्रभावित किया। तो देखिए, अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने पॉलिटिकल साइंस का डिफिनेशन दिया था कि लोकतंत्र जो है लोकतंत्र का डिफिनेशन दिया था कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन है, ठीक है। यानी कि डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल और बाय द पीपुल, ठीक है, ठीक है। क्या क्या, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल, ये 3 चीज़ बोले थे। कौन? अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, और शुरू में बचपन में अब्राहम लिंकन लकड़ी काटा करते थे, समझ रहे हैं, लकड़ी काट के आदमी राष्ट्रपति बनता है यार। चलिए, आप अमीर नहीं बन पाइएगा, क्या बात करते हैं, बन जाइएगा। चलिए, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति के किन्हीं 2 समझौतावादी विचारकों के नाम लिखना है। समझौतावादी विचारक इंग्लिश में पढ़िए तो क्या बोला गया है यहाँ पे, राइट द नेम ऑफ एनी टू, क्या, तो कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थिंकर के नाम बताने हैं, तो इनमें आप नाम दे सकते हैं थॉमस हॉब्स का, जॉन लॉक का, सर्जन लॉक का, ठीक है।
पांचवा प्रश्न है हमारा कि दास कैपिटल एक किताब है, इस किताब को किसने लिखा है? हु रोट द बुक दास कैपिटल? तो दास कैपिटल को कार्ल मार्क्स ने लिखा है। कार्ल मार्क्स का नाम सुने हैं? जिन्होंने क्या बनाया मालूम है? MCC। ठीक है, इसके बाद लाल सलाम। लाल सलाम समझते हैं जी? कौन कौन समझते हैं लाल सलाम? कमेंट में बताइए तो। लाल सलाम को जो है कार्ल मार्क्स ने बनाया है। ठीक है, लाल सलाम। चलिए, लाल सलाम समझते हैं? नहीं समझते हैं? चलो भाई, समझ जाओगे। ठीक है, हमारे साइड में बहुत है। अगला है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में अंतर स्पष्ट करें। डिफरेंटिएट बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का मतलब है जहाँ पे लोग जो है सरकार को चुनते हैं, उसी को लोकतंत्र बोलते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, एक जहाँ पे लोग डायरेक्टली चुनते हैं, ठीक है, यानी कि दिखा के, और एक जो है छिपा के। तो भारत में क्या करते हैं, डायरेक्टली चुनते हैं या इनडायरेक्टली? छिपा के। हम किसको चुनते हैं वो कोई नहीं जान पाएगा। ठीक है, पुलिस रहता है, देखने देगा तुमको? पागल है क्या? तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है कि वैसा डेमोक्रेसी जहाँ पे लोग छिप के जो है वोट नहीं, बल्कि सदरी एकदम वोट देते हैं खुलेआम। ठीक है, सबके दिखा के सामने। क्यों? क्योंकि भाई उनको डर नहीं है कि हमारा अगला पार्टी, हमें जिसको वोट देंगे कोई किसी को शिकायत करने नहीं जाएगा। हमारे यहाँ पे दीजिएगा वोट, आए दूसरा को दे दीजिएगा, उसके सामने बता दीजिएगा कि हम इसको वोट दिए हैं। यार झगड़ा हो जाएगा रे भाई भारत में ना। आदमी पैसा लेके भी दूसरों को देता है, ठीक है, वो बात अलग है, पैसा नहीं लेना चाहिए। लेकिन भारत में छिपा हुआ लोकतंत्र है, यानी कि अप्रत्यक्ष है। तो बता दीजिएगा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और इसकी क्या हानियाँ हैं और क्या नुकसान है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है स्विट्जरलैंड। वहाँ के लोग शरीफ है यार, किसी को वोट दो कोई कुछ नहीं करेगा। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, छिपा के दो भाई, नहीं तो उड़ा देगा। ठीक है, पता चला कि आप उसको दिए हैं, बाहर आओ बेटा, उसके बाद तुम क्या करेगा? बाहर आएगा, वोट देगा और सब पैसा हजमाएगा आपको। आधुनिक राज्य में अधिकारों के महत्व को बताइए। तो जो हमारा मॉडर्न राज्य बना है, ठीक है, उसमें क्या क्या अधिकार हैं? तो सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। तो कुल मिला के मौलिक अधिकार जो हमारे 6 हैं, उन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बता देना है। अब ग्रुप बी आता है। ग्रुप बी में आपको 15 मार्क्स वाले प्रश्नों के आंसर करने हैं, और प्रत्येक प्रश्न का आंसर 3 खड़ा पन्ना में कीजिएगा। 1 खड़ा पन्ना में 2 पेज, तो 3 खड़ा पन्ना में 6 पेज। ठीक है, 3 खड़ा पन्ना में करना है। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, टोटल 6 को प्रश्न है, किन्हीं 4 का आंसर करना है। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? राजनीतिक विज्ञान का अर्थ और प्रकृति का वर्णन करें। ठीक है, डिस्क्राइब द मीनिंग एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग और नेचर आपको बताना है। तो राजनीतिक विज्ञान क्या है? राजनीतिक विज्ञान वह विज्ञान है जहाँ पे हम सरकार तथा सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेते हैं। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट क्या है, ये सब हम लोग रियल लाइफ में जीते हैं ना भाई। ठीक है, तो यही सब बताना है कि इसके हम लोग अपने जीवन में प्रयोग भी करते हैं। चुनाव हो गया, इन सब के बारे में डिटेल में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा। ठीक है, सरकार का कितना अंग है मालूम है ना? जैसे सरकार और सरकार के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन करते हैं, मैंने बोल दिया। तो अब आपको मालूम है सरकार कौन है? आम आदमी ने सरकार बनाता है। तो कौन कौन है सरकार? सरकार के कितने अंग हैं? ठीक है, मैं एक दिन गया था इंटर क्लास को डेमो क्लास देने, तो मैंने पूछा था कि सरकार के कितने अंग हैं, कितने भागों में बांटा गया है सरकार को? तो 3 भाग में। कौन कौन? कौन कौन जी बताइए? एक है आपका कार्यपालिका, और अभी मैं समझाऊंगा आपको कि कौन होता है कार्यपालिका। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा कार्यपालिका, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एक होता है विधायिका, ठीक है, विधायिका, और एक होता है न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका कौन है मालूम है? जितना भी सरकारी नौकरी करता है वो सभी कार्यपालिका में आते हैं। विधायिका कौन है? तो एगो मुखिया से लेकर के मुखिया, MLA, MP, विधायक, ठीक है, सांसद, जितना है ये सभी विधायिका में आएगा। समझ गए? और न्यायपालिका में जितना कोर्ट है, ठीक है, सिविल कोर्ट हो गया, मतलब अनुमंडल कोर्ट हो गया आपका, सिविल कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, और सुप्रीम कोर्ट, जितना भी कोर्ट है वो सभी न्यायपालिका। ठीक है, तो जितना भी आदमी गवर्नमेंट जॉब करता है, सर्विस करता है, वो कार्यपालिका है गवर्नमेंट का।
ठीक है। विधायिका है जो लोग नेता लोग, और न्यायपालिका है कौन, तो कोर्ट। समझ गए। तो यही 3 गो अंग है और यही तीनों अंग से हमारा पूरा का पूरा भारत संभलता है। और कोई तो रूल रेगुलेशन फॉलो करता होगा ना, तो जो रूल रेगुलेशन फॉलो होता है इन तीनों में, उसी को बोलते हैं भारत का संविधान। ठीक है। तो भारत का संविधान क्या है, अगर कोई पूछे कि क्या है भारत का संविधान, एक किताब है। ठीक है। भारत का संविधान वह किताब है, या फिर बोल सकते हैं कि भारत के लिए वह टाइम टेबल है या रूल रेगुलेशन है जिसके तहत पूरा देश चलता है। बस चलिए, आसान से शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है, बिकॉज आई एम मास्टर्ड, ठीक है, इन पॉलिटिकल साइंस। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट करें और लोकतंत्र की सफलता के लिए अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन करें। देखिए, लोकतंत्र क्या है, तो लोगों का तंत्र है, यानी कि ऐसा तंत्र जिसमें जनता स्वयं सरकार चुनती है। ठीक है। इसे ही लोकतंत्र कहते हैं, कि लोगों का एक ऐसा तंत्र जहाँ पे जनता स्वयं अपनी सरकार चुनती है। ठीक है। लोकतंत्र की सफलता के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हैं, तो किसी भी देश में लोकतंत्र को सही सलामत काम करने के लिए वहाँ पे जो है आदमी शिक्षित होना चाहिए। पहली बात यही है। भारत में आदमी शिक्षित है? नहीं है। तो क्या ये लोकतंत्र है? नहीं। भारत में लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र सही मायने में नहीं है, यहाँ पे भेड़ तंत्र है। क्या है? भेड़ तंत्र। रियली आई से टू यू कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भेड़ तंत्र है। क्यों भाई? यहाँ पे आदमी को मालूम नहीं है कि एमएलए कौन है और एमपी कौन है। रियली पूछिए तो गांव का आदमी को मालूम है कि एमएलए कौन है और एमपी कौन है। ठीक है। उसको एमपी और एमएलए में कोई फ़र्क नहीं बुझाता है, लेकिन जाके वोट देगा टों। 500 रुपया लोग वोट देगा, दारू खाएगा, मुर्गा खाएगा, वोट देगा टों। ठीक है। बजा देगा एकदम वीवीपैट को, और ईवीएम मशीन को दबा देता है। वो घंटा नहीं जानता है कि एमपी और एमएलए में क्या अंतर होता है, इसके पावर क्या होते हैं, वह कहाँ पे काम करता है। बस उसको वोट देने का अधिकार है, और इसलिए वोट दे रहा है। तो भारत में भेड़ तंत्र है, मेजोरिटी के बल पे केवल गवर्नमेंट बनती है। ठीक है। तो मुझे लगता है ना कि अगर मैं गवर्नमेंट होगा ना, तो लिख दूंगा कि जो कैंडिडेट 10th पास रहेगा केवल वही वोट दे सकता है, अदरवाइज जिसको नॉलेज नहीं वो काहे ले चुनेगा यार। समझ लीजिए, आपको दवा के बारे में मालूम नहीं है कि यह दवा क्या है, और आपको खाने दिया जा रहा है। ठीक है। लेकिन ये तो दवा से भी घातक है ना भाई। चलिए, तो लोकतंत्र नहीं है, भारत में भेड़ तंत्र है। पैसा दे के आदमी वोट देता है और उसको मालूम नहीं कि वह क्या खा रहा है। बुखार का दवा खा रहा है ना, सर्दी का दवा है, बस दवा खा रहा है। ठीक है। ये जानता है कि दवा है, बुखार का है ना सर्दी का है, वो नहीं मालूम है उसको। क्या बीमारी है वो नहीं जानता है। डॉक्टर को तो मालूम होता है ना आपको क्या दवा है, क्या बीमारी है। सॉरी, मैंने इतना बका। आप लोग यही सब अनुमान लगा सकते हैं लोकतंत्र क्या है। ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए। देखिए, स्वतंत्रता क्या है कि स्वतंत्र, स्व मतलब मेरा, तंत्र मतलब सिस्टम। ठीक है। यानी कि जहाँ पे एक व्यक्ति की जीवन जीने के लिए वो सभी काम कर सकता है जो उसके लिए आवश्यक है। ठीक है। एक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए वो सभी काम जो उसके लिए आवश्यक है वह कर सकता है, स्वतंत्रता है। जैसे सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, ठीक है, आर्थिक अधिकार, ये जितने अधिकार हैं वो सभी स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ पे सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता आता है। सकारात्मक स्वतंत्रता माने व्यक्ति को जीने के लिए जो स्वतंत्रता चाहिए वो सकारात्मक है, क्योंकि उससे उसकी पॉजिटिव लाइफ होती है। ठीक है। लेकिन वहीं स्वतंत्रता किसी के लिए घातक हो जाती है। अगर ज़्यादा छूट दिया जाए, बोलते हैं कि ज़्यादा छूट देने से आदमी भाग जाता है। खास करके लड़कियों को या लड़का को घर में बोला जाता है कि लड़का को ज़्यादा छूट मिल गया है, इसलिए लड़का भाग गया। तो ज़्यादा स्वतंत्रता भी जनता के लिए क्या है, घातक है। उसी को नकारात्मक स्वतंत्रता भी बोला जाता है। ठीक है। जैसे भारत में दारू पीने का स्वतंत्रता है, तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता है। सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट शराब बेचती है और बोलती है कि पढ़ो, पढ़ाई में बोलते हैं नहीं, शराब मुक्ति अभियान चलाओ। अरे भाई, खुद तुम शराब बेचता है, रॉयल्टी लेता है, और बोलती है कि शराब बंद करो। तो ये क्या है, नकारात्मक स्वतंत्रता है। ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल दे दे के लिखिएगा। 8 नंबर है, स्वतंत्रता और समानता के बीच व्याप्त संबंधों को बताइए। ठीक है। देखिए, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक तत्व हैं। ठीक है। जब व्यक्ति में स्वतंत्रता नहीं रहेगा तो वो समानता भी नहीं रहेगा, और समानता नहीं रहेगा तो स्वतंत्रता भी नहीं रहेगा। मतलब एक दूसरे रहेंगे तभी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र भी होगा और समान भी रहेगा। ठीक है। अदरवाइज स्वतंत्रता और समानता, देखिए हम बोल दिए कि सभी जाति समान है। ठीक है।
लेकिन अगर हम फिर यहाँ पे स्वतंत्रता नहीं देंगे, एसटी को स्वतंत्रता नहीं देंगे या एससी को स्वतंत्रता नहीं देंगे, ठीक है, और बोलेंगे समान है, तो वो समानता फिर नहीं रहेगा। इसीलिए रिजर्वेशन का सिस्टम लगाया गया है। चलिए, बहुत से लोगों को रिजर्वेशन ख़राब लगता है, लेकिन वो सोच के देखिए, जो आदमी कहाँ पे रहता है, किसी ट्राइबल एरिया में रहता है, ठीक है, वो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ ना कुछ छूट देना पड़ेगा भाई, तभी वह हमारे साथ मेल खा पाएगा, नहीं तो वो लोग पीछे रह जाएंगे। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हर जगह छूट नहीं देना चाहिए, जैसे कि मेडिकल में, डॉक्टर में केवल छूट नहीं मिलना चाहिए, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, बाकी हर जगह में रिजर्वेशन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर में आदमी की जान से खेला जाता है भाई। ठीक है, अगला है हमारा 9 नंबर, समानता को परिभाषित करें और समानता के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करें। ठीक है, चलिए, समानता है भारत में? बिल्कुल नहीं है। कैसे समानता नहीं है बताइए तो। देखिए, है, लेकिन कुछ हद तक है, कम्प्लीटली स्वतंत्रता समानता भारत में नहीं है। कैसे? भारत में देखिए, आय समानता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति कमाता है 5 लाख तो कोई 5,000 नहीं कमा पाता है। अब बोलिए कि इसमें तो व्यक्ति का हाथ है, नहीं, व्यक्ति का भी हाथ नहीं है, इसमें गवर्नमेंट का हाथ है। ठीक है, क्यों गवर्नमेंट का हाथ है? देखिए, गवर्नमेंट ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ लाती है, ठीक है, जो कि आम आदमी तक एक्सेसिबल नहीं होता है। ठीक है, और एक चीज़ बता देता हूँ कि भारत या कोई भी देश हो, जब तक से वहाँ के नागरिक शिक्षित नहीं होंगे ना, उस देश का कल्याण तो नहीं होगा यार। अगर किसी भी देश को हर क्षेत्र में आगे करना है तो उसके नागरिकों को आप शिक्षित कर दीजिए, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो लोग खुद शिक्षित हो जाएगा। हर आदमी एटलीस्ट कम से कम 12th पास होना चाहिए। ठीक है, किसी भी देश का एटलीस्ट, जिस देश के या जिस राज्य के हर एक नागरिक 12th पास है, ठीक है, एटलीस्ट 10th पास या 12th पास है, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि वह राज्य कभी नहीं डूबेगा, मतलब अग्रसर रहेगा हमेशा डेवलपमेंट की ओर। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई एक स्टेट का नाम बताइए जी। केरल, बिल्कुल हाँ, समझ रहे हैं आप, वही बोलिएगा। ठीक है, केरल भी पूर्ण रूप से डेवलप नहीं है, हर एक आदमी वहाँ पर 12th पास या 10th पास नहीं है, 1-2% मिल ही जाएगा छूट। ठीक है, लेकिन उतना चलेगा भाई। ठीक है, मतलब 95% अगर हो गया तो आप समझ लीजिए कि हमारा स्टेट डेवलप है। झारखंड, बिहार तो एकदम कचरा में गिनती आता है, तो यहाँ से आप कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए, इसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दी गई हैं, क्वेश्चन, इन सभी का आप आंसर लिख लीजिएगा, गूगल में आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको हमारा क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना है तो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। थैंक यू, बाय।